और ये एक एरे स्कैन किया था। यहाँ पर हमने एरे में एक एलिमेंट स्कैन किया। तो आप इनकी स्टेप्स याद रखिए। आपके यहाँ पर आपका स्कैनिंग वाला पार्ट हो गया, आपने स्कैन किया, उसके बाद में जो दूसरे नंबर था वो भी स्कैन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना था, एरे सर्च करना। तो आपने एक लूप चलाया, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, तो आपने 5 टाइम्स चला दिया। इट मे बी द केस दैट यू हैव एंटर्ड n नंबर ऑफ एलिमेंट, n की वैल्यू आपने स्कैन कराई। अगर n स्कैन करा, यहाँ पर 5 की जगह n यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्रेवर्सिंग द एरे। आप एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ट्रेवर्स करते के साथ क्या करते आ रहे हैं, आप भी करते जा रहे हैं कि कोई एरे एलिमेंट x के बराबर है या नहीं है। अगर कोई एलिमेंट x के बराबर होगा तो आपने एक वेरिएबल यूज किया फ्लैग, जिसको इनिशियली 0 कर दिया है। अगर आपको एलिमेंट x एरे के अंदर कहीं पर भी मिलता है तो फ्लैग की वैल्यू हमने क्या की है, अपडेट कर दिया, उसको 1 कर दिया है। और लोकेशन जो वेरिएबल था उसको -1 पे शायद किया हुआ था हमने, और इसको i पर कर दिया कि आप जो एलिमेंट x किस लोकेशन में मिला है। आप अगर इस स्टेटमेंट में देखें, इफ x इक्वल्स टू ARI, इट मीन्स आपका x जो है वो एरे के ith एलिमेंट के बराबर, तो आप इस ब्लॉक के अंदर कर जाएंगे। तो जैसे आप इस ब्लॉक के अंदर एंटर होंगे, फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाएगी और लोकेशन वैल्यू i पर सेट हो जाएगी। और ये लूप जब एग्जिट करेंगे, आप इस लूप से बाहर आएंगे तो फ्लैग की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर 1, इसका मतलब आपको एलिमेंट मिला था और आप उसकी लोकेशन भी मालूम कर ली थी, दैट इज लॉक। ठीक है, अगर नहीं मिला था तो आपने प्रिंट कर दिया फॉल्स। तो ये तो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था जो बना था। अब इसमें मैंने आपको प्रोग्राम तो नहीं करना है कि एग्जैक्टली जैसा ही बना दें, या जो मैंने आपको और एक्स्ट्रा चीजें बताई वो आप एग्जाम्पल में डाल दें। आपको यहाँ इन सब की जरूरत नहीं है कि आप सारे डिक्लेरेशन करें। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि आप किस तरह से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स आर बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जो आपका कैरेक्टर्स है उसका एरे जो है वही हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जो है वो अल्फाबेटिकल डेटा स्टोर कर रहे हैं। इसमें न्यूमेरिक डेटा को हम जो है नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे नेम है, टू स्टोर योर नेम यू नीड अ कैरेक्टर एरे। आपको एक कैरेक्टर एरे की जरूरत है आपको अपना नाम स्टोर करने के लिए। सो इट मींस टू रिप्रेजेंट वन नेम वी नीड 1 एरे। आपको एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरे की जरूरत पड़ेगी। सो एरे हमारे जो है वो स्ट्रिंग्स जो है हमारी वो 1 डायमेंशनल एरे को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हम कब है, जब हम उसमें कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर करें, कोई भी कैरेक्टर वहां पर स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए इसको सेव किए, प्रोग्राम। चलिए इसको स्ट्रिंग के नाम से सेव कर दे रहा हूँ, str कर दे रहा हूँ, str.c। ये हमारी string.c की फाइल होगी। इसमें सबसे पहली लाइन हैश इंक्लूड करना है आपको stdio.h इंक्लूड कर ली। उसके बाद फिलहाल हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेन हमारा मेन स्टार्ट हो गया। अब हम एरे डिक्लेयर करना है जिसमें कैरेक्टर्स हम स्टोर करेंगे। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो किस टाइप का आपको डेटा टाइप का एरे है, इट शुड बी कैरेक्टर एरे। सो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे कैर। कौन सा एरे है हमारा? सपोज एरे नेम इज एस। ठीक है, स्ट्रिंग प्रेजेंट करने के लिए हमने इस str नाम ले लिया है str। यहाँ पर भी आप जो है जैसा आपको नॉर्मल एरे के केस में था, आप इसको अनइनिशियलाइज छोड़ सकते हैं। जैसे आपने एरे लिया है 20 साइज उसका दिया और डिक्लेरेशन खत्म। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा?
this is representing an array of characters of size 20। ये आपका 20 कैरेक्टर्स का साइज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने भी इनिशियलाइज नहीं किया है। तो आप कैरेक्टर इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। str1 ले लिया, दीज आर फॉर जस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं आप बिना साइज पर वो कैरेक्टर एरे डिक्लेयर रहे हैं, देन यू हैव इनिशियलाइज। आप इस तरह से नॉर्मल एरे किस किया था वो भी आप यहाँ पर करते हैं। सो यू कैन इनिशियलाइज कैरेक्टर एरे एज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पर भी इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। Nobody is waiting to join. Nobody is joining already. चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव आपने इनिशियलाइज कर दिया। आप कैरेक्टर एरे को इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एज ए स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे हैज बीन initialized with constant string। ठीक है, आप एक स्ट्रिंग कांस्टेंट से उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, साइज जो है वो इसी स्ट्रिंग से डिटरमाइन कर लेगा कंपाइलर, और उतना मेमोरी जो है एलोकेट किया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर काउंट करना चाहें 1 2 3 4 5, 5 हेलो में है और 5 वर्ड में है, बीच में एक स्पेस, तो टोटल देयर आर 11 कैरेक्टर्स। ठीक है, और एक आप जब स्ट्रिंग तौर पर स्टोर करते हैं, आप लोगों को लास्ट ईयर बताया होगा मैंने कि जब आप स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर करते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर आपका जो है वो नल कैरेक्टर रहता है, तो आपको कम से कम 12 इसका साइज होना चाहिए। तो कंपाइलर इसको 12 का साइज एलोकेट कर देगा। आपने अगर इसे नहीं बताया है, आपने यहाँ पर विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर दिया है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा और उसमें नल कैरेक्टर को भी मिलाकर इसका साइज जो है वो जनरेट करते जो भी साइज की जरूरत होगी। ठीक है, आप इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप कैरेक्टर एरे को इस तरह भी कर सकते हैं, st2 इनिशियलाइजेशन बता रहा हूं मैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। h कैरेक्टर ही हो गया, यानी आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप अगर देखें जो लाइन नंबर 5 में लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर दूं, अब आप लोगों को ज़्यादा साफ नजर आ रहा होगा। इसमें str2 में आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज कर सकते हैं। str1 में हमने एज ए होल स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया, तो कैरेक्टर जो इंडिविजुअली अपनी अपनी लोकेशन पे चले जाएंगे, लेकिन आपने डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। पहले h आपने इनिशियलाइज किया, फिर e किया, फिर आपने l किया, फिर आपने l किया, फिर आपने o किया, सपोज हेलो करिए, खत्म कर दिया। सो दिस इज द कैरेक्टर इनिशियलाइज्ड विद द स्ट्रिंग हेलो। यहाँ पर आपने हेलो स्ट्रिंग पे इनिशियलाइज किया है। Character array has been initialized as initialized character by character। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, और str1 में
एज ए स्ट्रिंग आपने इनिशियलाइज कर दिया। आप इस तरह की स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट दिस प्लीज नोट दिस, ये जो आपका इनिशियलाइजेशन का मेथड है ये रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स में अवेलेबल नहीं है। आप जो है उसको इंटीजर एरे को इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते कि आप सारी वैल्यूज हैं वो एक साथ बता दें। अगर आप सारी वैल्यू एक साथ लिखेंगे विदाउट कॉमा तो क्या होगा, वहां पर पूरे नंबर को वन सिंगल ट्रीट किया जाएगा। एंड द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपके पास नंबर्स हैं, वन नंबर में कंटेन a single digit or a 2-digit number or a 3-digit number or a 4-digit number or a 5-digit number। अगर आप इंटीजर की बात करें तो आपके पास एक ही नंबर में 5 डिजिट भी हो सकते हैं। जब आप कैरेक्टर एरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि जो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो सकता है, उसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। तो इसी चीज का यहाँ पर जो एडवांटेज कंपाइलर उठाता है कि आप जो कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, वन कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग वन सेल, पहला कैरेक्टर पहली सेल में, दूसरा कैरेक्टर दूसरी सेल में, तीसरा तीसरी सेल में। लेकिन अगर आप चाहें, सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अगर आप इंटीजर लिखें, आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है वो कितने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू कैन नॉट टेल, इट मे बी all digits are like this। इस तरह भी आपके पास डिजिट्स हो सकते हैं, यही 5 4 6 7 8 में। आई एम टेलिंग द लॉजिक बिहाइंड दिस इनिशियलाइजेशन। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कैरेक्टर का इनिशियलाइजेशन ने इसको इस तरह से एज ए स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया है। तो रीजन क्या है कि आपका एक कैरेक्टर जो है वो हमेशा एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आप अगर नंबर्स के केस में देखें तो एक डिजिट जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। वन डिजिट में रिप्रेजेंट वन नंबर, और 2 डिजिट में रिप्रेजेंट वन नंबर, और 3 डिजिट नंबर हो सकता है आपके पास, 4 डिजिट नंबर हो सकता है। तो आपके पास नंबर में कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं। आप अगर अब देखें तो आपके पास स्पेस छोड़कर अगर आप इनिशियलाइज करें तो आपके यहाँ पर 9 डिजिट्स है, 9 डिफरेंट नंबर्स, 9 डिफरेंट इंटीजर्स। अगर आप कहीं से भी स्पेस हटा देंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ इंटीजर्स थे वो कम हो जाएंगे। अभी हो गया 1 2 3 4 और 56। अब आप इसको 5 और 6 अलग अलग ही पढ़ेंगे, यू विल कंसीडर इट एज 6। अगर आप इस स्पेस को भी हटा दें देन यू विल कंसीडर इट एज 567। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो नंबर्स हैं, हम यहाँ से स्पेसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। आप अगर कोई भी स्पेस हटाते हैं, अभी आपका हो गया 34,567, तो ये इतना ही बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ से 3 के पहले से भी हटा दें तो ये और बड़ा हो गया, अभी और बड़ा नंबर हो गया। आप अगर 9 के यहाँ से हटा देते हैं, 8 का भी हटा देते हैं, सो योर नंबर इज कंसिस्टिंग ऑफ 9 डिजिट्स। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास 9 डिजिट नंबर, दिस इज आल्सो पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इनिशियलाइज एन इंटीजर एरे लाइक द स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। स्ट्रिंग को जैसे आपने इनिशियलाइज किया इस तरह से उसको इनिशियलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको लॉजिकल उसका रीजन बताया कि इस वजह से हम इंटीजर एरे को इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं एज अ बंडल्ड इनिशियलाइजेशन, आप कह सकते हैं तरह का इनिशियलाइजेशन। बाकी किसी भी डेटा टाइप के साथ जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर जाना है। आप अगर देखें स्ट्रिंग को आपने एज स्ट्रिंग किया था तब भी वैल्यू लिखा था, अगर आपने उसे इंडिविजुअल कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर किया तब भी आपने इस तरह से लिखा HELLO। वही जो कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में है वही आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन में भी यूज किया हुआ है। बाकी रूल्स आपके इसी तरह से लगेंगे। अगर आप कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं और आप जितना साइज बताते हैं उससे कम कैरेक्टर देंगे तो बाकी कैरेक्टर जो है वो आपके ब्लैंक रह जाएंगे, नल कैरेक्टर पे इनिशियलाइज हो जाएंगे। और ये आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट कराएं then we can print printf %s आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट दी स्ट्रिंग्स। आप यहाँ पर str को प्रिंट कर सकते हैं, str में कुछ नहीं। और जब आप स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज को भी आप चाहें तो नोट कर लें कि जब आप %s फॉर्मेट यूज कर रहे हैं इट मींस यू आर गोइंग टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग प्रिंट कराने जा रहे हैं, %s का मतलब कि आप एक स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे।
तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सम कैरेक्टर एरे, उस कैरेक्टर एरे का आपका नाम यहाँ पर आएगा। अगर आपको फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, राइट %s और डबल कोट क्लोज करने बाद कॉमा str, तो str के जो कंटेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप str1 कर देते हैं तो str1 के कंटेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप 2 कर देते हैं तो str2 के कंटेंट्स जो है वो प्रिंट यहाँ पर हो जाएंगे। सपोज आपने str2 के कंटेंट्स प्रिंट किए तो str2 के कंटेंट्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप इसमें स्पेस लगाना चाहें, इससे पहले न्यू लाइन देना चाहें, तो यहाँ पे आपने न्यू लाइन दे दिया तो आपके आउटपुट से पहले न्यू लाइन आ जाएगी। अगर आप आउटपुट में कुछ मैसेज लिखना चाहें, आप बताएं कि आउटपुट स्ट्रिंग आउट स्ट्रिंग, ठीक है। ये सब आप जो कुछ डबल कोट के अंदर देख रहे हैं, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है वो एज इट इज एज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। जो भी कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप देखेंगे, वही चीज आपकी आउटपुट पर आ जाएगी। बल्कि इसको कंपाइल करके रन ही कर लेते हैं, देखिए क्या आ रहा है। ये देखिए आउटपुट स्ट्रिंग हेलो, ठीक है, हेलो आ रहा है। स्मॉल XR मीन्स ये आपकी थर्ड स्ट्रिंग है। ये str2 जो थी इसमें हमने h स्मॉल यूज किया था। अगर आप यहाँ पर str1 कर दें, अब देखिए कंट्रोल एस क्या है 9, नाउ यू कैन सी द आउटपुट स्ट्रिंग कॉल मैंने लिखा हुआ है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब ये आपकी सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। और अगर आप यहाँ पर जो है वो str प्रिंट कर दें, सिर्फ str, कुछ नहीं, नो 1 और नो 2, तो क्या प्रिंट हो रहा है। तब देखिए आप देख सकते हैं आपके आउटपुट में कोई स्ट्रिंग जो है प्रिंट होकर नहीं आ रही है। तो ये आपका स्ट्रिंग प्रिंट होने का वो है मेथड कि आप स्ट्रिंग को जो है वो अनइनिशियलाइज रख सकते हैं, आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो तीनों तरह से आपके पास स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद अब जो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिए, अगर हमें इसे इनिशियलाइज करवाना हो, यूजर से पूछना हो, तो हम यूजर से पूछ भी सकते हैं। सपोज एंटर योर नेम, आपको यूजर का नेम पूछना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं योर नेम, और str में यहाँ मैसेज नहीं करना है आपको। scanf फंक्शन आप यूज करके उसे स्कैन करवा सकते हैं। क्या स्कैन करवाना है, %s कॉमा स्कैन करवाना है आपको str, वेरिएबल str में स्कैन हो गया। चलिए ये आपने स्ट्रिंग यूजर से कहा कि अपना नाम इनपुट करना है, यूजर जो स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो हमारी वेरिएबल str में, यानी कि स्ट्रिंग का जो हमने फर्स्ट वेरिएबल यूज किया था उसमें स्टोर हो जाएगी। अब आपको इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, इस स्ट्रिंग के ऊपर आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी हो सकती है, तो वो बहुत सारी प्रोसेसिंग स्कीम्स जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू प्रिंट द आउटपुट, मैं यहाँ पर मैसेज आपके लिए प्रिंट कर रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ हेलो, जो भी आपने नाम दिया था %s, ठीक है, कॉमा यहाँ पर आपने दे दिया str, रिटर्न स्टेटमेंट की लगा दी रिटर्न 0, सेव किया आपने। अब इसको रन करके देखते हैं। स्क्रीन पे आप मैसेज देख सकते हैं क्या लिख के आ रहा है, एंटर योर नेम, आपने नेम इनपुट किया, सपोज नेम इज ABCD, ये आपका नेम है, नेम इनपुट कर दिया। मैसेज में क्या लिख के आ रहा है, हेलो ABCD, तो जो भी आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, जो भी आपने नेम इनपुट कर रहे हैं। इसको देखिए दोबारा रन करते हैं। जब आप सेकंड टाइम रन कर बिना किसी चेंज के रन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, फौरन रन हो जाएगा। देखिए मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है, सपोज आपका नाम है ABC और सेकंड नेम है XY,
जेड, एंटर करिए। अब अगर आप देखें तो आपके पास मैसेज में क्या लिख के आ रहा है, मैसेजेस हेलो एबीसी। इसमें XYZ आपका जो है वो स्कैन नहीं हुआ है। प्लीज नोट दिस थिंग, अगर हमने %s यूज किया था स्कैन करने के लिए, स्टिल वी आर अनेबल टू स्कैन दी होल स्ट्रिंग। हमने नेम में क्या इनपुट किया, हमने नेम में इनपुट किया है ABC XYZ, लेकिन स्कैन करने के वक्त जब हम इसे स्कैन कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट नेम स्कैन हो रहा है, सेकेंड नेम आपका स्कैन नहीं हो पाया। ये कोई एरर नहीं है, ये इसी तरह से फंक्शन करता है स्कैनएफ। स्कैनएफ will stop reading the next input if it finds a white space। अगर उसे white space मिल जाएगा स्कैनएफ वहीं पे स्टॉप कर देगा, आगे की चीजें जो है वो स्कैन नहीं करेगा। तो आप जब स्ट्रिंग स्कैन कर रहे थे आपने डाला ABC, उसका स्पेस दिया, तो जैसे ही स्पेस आया इसने वहीं पे स्टॉप कर दिया और आगे की स्ट्रिंग जो है वो स्कैन इस वजह से नहीं हुई। तो STR में आपके पास जो है सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आ गया, यानी कि फर्स्ट नेम आ गया सपोज, और सेकेंड नेम नहीं आया या लास्ट नेम उसमें नहीं आ पाया। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग स्कैन हो जाए, हमारे पास इसकी बजाय दूसरा फंक्शन है जो टिल द एंड ऑफ लाइन स्कैन करता है, एंड दैट फंक्शन इज गेट्स फंक्शन। यहाँ पर आप बजाय स्कैनएफ के गेट्स यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया है, स्कैनएफ को बजाय गेट्स कर दिया है। गेट्स का फुल फॉर्म क्या है, गेट स्ट्रिंग, S रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है गेट स्ट्रिंग, यानी कि आपको स्ट्रिंग स्कैन करवानी है। अब जब आपको पहले से मालूम है कि स्ट्रिंग स्कैन करवानी है, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई दैट वी आर गोइंग टू स्कैन स्ट्रिंग। इस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर लिए ध्यान से कि जब हम स्ट्रिंग को स्कैन कर रहे हैं, स्कैनएफ की मदद से, स्कैनएफ में आपको नहीं मालूम होता है कि आप कौन सा डेटा स्कैन करने वाले हैं। यू कैन स्कैन इंटीजर, यू कैन स्कैन फ्लोट, यू कैन स्कैन डबल, कोई सा भी डेटा टाइप आप स्कैन कर सकते हैं यूजिंग स्कैनएफ स्टेटमेंट। तो वहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर आप इंटीजर स्कैन करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू स्पेसिफाई %d। अगर आप कैरेक्टर स्कैन करना चाह रहे हैं तो आपको लिखना है %c। अगर आप इंटीजर यूज करना चाह रहे हैं तो %d, और अगर स्ट्रिंग था तो %s। लेकिन गेट्स फंक्शन में क्या है कि दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर स्ट्रिंग्स ओनली, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि आपको स्ट्रिंग स्कैन करवानी। दिस फंक्शन नोज दैट इट हैज टू स्कैन अ स्ट्रिंग, इसलिए आपको %s की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही। इस चीज का आप लॉजिक ध्यान रखिए कि आपको जब स्कैनएफ से करते हैं %s लगाना पड़ता है, लेकिन जब गेट्स फंक्शन यूज करते हैं तो आपको %s की जरूरत नहीं पड़ती। उसका रीजन क्या है कि ये स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के लिए ही फंक्शन बना हुआ है, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं। यू कैन नॉट यूज गेट्स फॉर स्कैनिंग से इंटीजर, आप इंटीजर स्कैन करने के लिए गेट्स फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर गेट्स फंक्शन से स्कैन किया, आप देखिए आप सेव करिए। अब आपको अपने प्रोग्राम में चेंज किया है तो इसे दोबारा आपको कंपाइल करना पड़ेगा। एक चीज आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने भी चेंज किया, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कर दूं और आप आउटपुट देखें ABC XYZ, आउटपुट सेम जो आपका पहले आउटपुट था, क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं बट इसको कंपाइल नहीं किया। जब से कंपाइल करेंगे तभी ये आउटपुट जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने कंपाइल भी किया और रन भी किया, कंपाइल एंड रन। अब देखिए इट इज टेकिंग मोर टाइम। अब आप इसके स्कैन करवाइए ABC XYZ, प्लीज नोट द आउटपुट। अब आपके पास आउटपुट स्ट्रिंग पे क्या लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है हेलो ABC XYZ। अब आपका पूरा फुल नेम आ रहा है, बीच में जो पहले स्पेस पर स्टॉप कर दिया था स्कैनएफ ने, गेट्स फंक्शन पर स्टॉप नहीं किया है, इसने आगे भी रीड किया, और गेट्स फंक्शन जो है वो इससे ज्यादा भी रीड कर सकता है। अगर आप इसको अगेन रन करते हैं, अब आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, और रन हो गया ये प्रोग्राम। तो आप अगर देखें तो XYZ ABC ये फर्स्ट नेम हो गया, XYZ ये आपका मिडिल नेम हो गया, सपोज PQRST ये आपका सपोज जो है वो लास्ट नेम हो गया। बट होल ऑफ दिस नेम विल बी स्कैन विद द हेल्प ऑफ गेट्स। अगर आप स्कैनएफ यूज करते सिर्फ ABC स्कैन हो पाता, आपने यहाँ पर गेट्स फंक्शन यूज किया तो ये कहाँ तक स्कैन करता है, ये टिल द एंड ऑफ न्यू लाइन, यानी कि एंटर कैरेक्टर तक, एंटर की तक जो है स्कैन करता है। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये सारे कैरेक्टर्स को स्कैन करेगा। अब हमने एंटर प्रेस किया, देखिए तो आप यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हेलो ABC XYZ एंड PQRST, तो पूरा नाम जो है ये शो कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट्स एंड स्कैनएफ। गेट्स फंक्शन में आप जब स्कैन कर रहे हैं तो पूरी
लाइन एक आप स्कैन कर सकते हैं, जितनी बड़ी भी लाइन आप देना चाहें, जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे, लाइन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये स्कैन करता रहेगा। और %s कहाँ तक स्कैन करता है? %s जो है व्हाइट स्पेस तक स्कैन करता है। जैसे आपको व्हाइट स्पेस का मतलब एंटर स्पेस और टैब, कोई सा भी कैरेक्टर अगर आप दबाते हैं तो व्हाइट स्पेस कहलाए। तो आपके पास अगर व्हाइट स्पेस आ जाता है तो %s विद स्कैन एफ स्टॉप देयर, ठीक है। %s जो है वहां पर स्टॉप कर देगा, उसके आगे स्कैन नहीं करेगा, उसका काम वहीं तक था। लेकिन आपको अगर मल्टीपल वर्ड वाली स्ट्रिंग आपको स्कैन करवाएं तो आपको गेट्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर गेट्स फंक्शन यूज किया है और पूरा नाम जो स्कैन हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर आप बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यू कैन काउंट नंबर ऑफ वॉवेल्स, आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वॉवेल्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का मतलब कि आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, आपको ये चीज मालूम करनी है। आप एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लें यहाँ पर, इंटीजर लेंथ इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइज कर दिया, चलिए -1 पे कर दिया, 0 हो भी सकती है किसी को, इनिशियलाइज कर दिया आपने। बल्कि यहाँ आपकी स्ट्रिंग स्कैन हो गई, यहीं पर आ जाएगी। अब हम क्या चाहें, वी वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ मतलब इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो स्ट्रिंग की एक खास चीज जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताई थी, पिछले सेमेस्टर में, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग जब भी आपकी एंड होगी वो नल कैरेक्टर पे एंड होगी। आपके पास दूसरे डेटा टाइप के साथ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस पर्टिकुलर नंबर पे या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे एंड होगा, लेकिन जब आप एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर एरे को, देन द कैरेक्टर एरे मस्ट एंड विद अ नल कैरेक्टर। तो आपका नल कैरेक्टर पर ही हमेशा जो है वो आपकी स्ट्रिंग एंड होगी जब आप उसे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ गेट्स फंक्शन यूज किया, तो वी हैव ट्रीटेड इट एज स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग स्कैन करवाई है, जब आपने एज ए स्ट्रिंग स्कैन करवाया तो str जो आपके पास कैरेक्टर एरे है वो आपका नल कैरेक्टर पर ही एंड होगा। तो हम इसको अगर स्कैन करना चाहें, एक वेरिएबल और ले ली, आपने ले लिया i इक्वल्स 0, आप यहाँ पर कोई सा भी लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइल यूज करके बता रहा हूँ आपको। वाइल, ठीक है। आपको एक्चुअली क्या चेक करना है कि जो आपके पास स्ट्रिंग है str, इसमें नल कैरेक्टर आया है या नहीं आया है। फर्स्ट कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग का क्या होगा, str0, फिर str1, फिर str2, str3। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो कभी ना कभी आप लास्ट कैरेक्टर पर पहुंचेंगे जहां पर नल कैरेक्टर स्टोर है। जैसे नल कैरेक्टर स्टोर है, आपको मालूम होगा कि हाँ ये स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रही है। जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक आपकी स्ट्रिंग एंड नहीं होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया वाइल stri, हम किसे चेक कर रहे हैं, आपके पास वेरिएबल str है, उसके ith कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू नल कैरेक्टर \0। तो आप इसे \0 से कंपेयर करा रहे हैं कि क्या ये \0 के बराबर है, या आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू \0। जब तक कि आपका \0 नहीं मिल जाता है तब तक आपको क्या करना है, यू कैन टेल द कंपाइलर व्हाट टू डू। आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, आप i++ कर रहे हैं, i की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और लेंथ जो है वो लेंथ इक्वल्स टू i की वैल्यू वही लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, तो आप लेंथ में स्टोर कर दे रहे हैं। अगर आपका पहला कैरेक्टर 0 नल कैरेक्टर नहीं तो i की वैल्यू बढ़ती हुई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आपकी लेंथ की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जो भी i की वैल्यू होगी वही आपकी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पर मैसेज नहीं प्रिंट कर सकते हैं, हेलो %s there are %d characters in your name। आप मैसेज में इस तरह से बता रहे हैं कि जिसने भी अपना नाम इनपुट किया उसी को आप बताएं कि हाँ हेलो मिस्टर मिस जो भी है, कि आपके नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। सेव करिए, Ctrl+S सेव किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब तक ये सेव नहीं होता तब तक वो
लाइनें जो है येलो कलर से रहती है, जैसे आप सेव करते हैं तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है, इट मीन्स यू हैव सेव दिस प्रोग्राम। ये कंपाइलर का ऑप्शन है, कंपाइल बिल्ड एंड रन, ये आपने कंपाइल किया। अब मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम। देखो आप नेम इनपुट करिए ABC और QWER। ABC QWER देयर आर, देखिए आपका कैरेक्टर नंबर ऑफ नेम्स कितने दिखा रहा है, गार्बेज वैल्यू। दीज आर सम मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है, इसका मतलब कुछ हमने गलती की है। क्या गलती है चेक करिए इस तरह से, stri नॉट इक्वल्स टू नल, आई को इनिशियलाइज किया हुआ है, लेंथ भी किया हुआ है, stri नॉट इक्वल्स टू नल, प्रोग्राम तो सही है। अच्छा यहाँ पर वैल्यू नहीं प्रोवाइड की है, ठीक है। तो परसेंट डी है, परसेंट डी के करस्पॉन्डिंग एक आपका इंटीजर आएगा जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है। तो क्या लेंथ है आपकी, जो लेंथ आप बता रहे हैं, द लेंथ इज लेंथ। क्लियर, यहाँ पर हमने लेंथ स्पेसिफाई नहीं की थी इसलिए वहां पर गार्बेज वैल्यू आ रही है। कंट्रोल एक्स सेव किया प्रोग्राम को, कंपाइल किया और रन कर दिया। अब आप अगर सिर्फ सिंगल नेम ने ABC तो ये बताएगा हेलो ABC देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन योर नेम। आप चेक कर सकते हैं ABC में कितने कैरेक्टर्स हैं, देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स। दोबारा रन करिए आप इसे, तो आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। आप कोई भी नाम दे दिए ABCD और EFG। हेलो ABCD EFGH, देयर आर 9 कैरेक्टर्स। चार के आप देख सकते हैं, 2 पेयर बने हुए, बीच में एक वाइट स्पेस है, ABCD स्पेस EFGH, so there are 9 characters. So there are 9 characters. So you can count the number of characters in the string. तो आप इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। Is that clear? तो आप इस प्रोग्राम को खुद से बनाएंगे। आपको क्या काम करना है, आपको ये प्रोग्राम खुद से बनाना है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इसमें से जो आपकी एक्स्ट्रा चीजें वो हटा दी, वरना आप लोग एज इट इज प्रोग्राम बना देते हैं पूरा। मैंने आपको ये सब बताया था कि आप बिना साइज दिए इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरह से एज ए स्ट्रिंग कर सकते हैं, बिना साइज दिए एज अ कैरेक्टर एरे भी कर सकते हैं। इन दोनों की हमारे प्रोग्राम में फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट मार देते हैं। अभी आपका प्रोग्राम हो गया टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आप इसमें अपना नाम इनपुट करेंगे और आप अपने नाम को बताएंगे कि आपके नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। इज दैट क्लियर कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। तो आप क्या करते जा रहे हैं, आप सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर रहे हैं जब तक कि आपको नल कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। नल कैरेक्टर कौन सा होता है, बैकस्लैश 0 इज नोन एज नल कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर नल कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं, जैसे ही नल कैरेक्टर आपको मिल जाएगा आप वहां पर स्टॉप कर देंगे काउंटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं I++ हो रहा है जब तक इसकी वैल्यू नल कैरेक्टर की वैल्यू नॉन इसकी stri की वैल्यू, यानी कि str जो आपके पास वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, str इज कैरेक्टर एरे। इस कैरेक्टर एरे का ith कैरेक्टर i की वैल्यू 0 ले रखी हमने, तो 0 से स्टार्ट करेंगे इस लूप में वाइल में, जब तक कि stri की वैल्यू नल कैरेक्टर के बराबर नहीं हो जाती है तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और लेंथ की वैल्यू जो है वो आई पर सेट होती रहेगी। अब देखें लेंथ की वैल्यू में और आई में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आई की वैल्यू वही लेंथ की वैल्यू। तो आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, इस लेंथ वेरिएबल को यहाँ से। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लेंथ की जगह आई को ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग द लेंथ। तो आप यहाँ पर लेंथ की बजाय डायरेक्टली आई को भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस, देखिए आप येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर चेंज किया है। सो नाउ यू कैन रन। कंट्रोल एस ग्रीन हो गया, ये कंपाइल करिए, कंपाइल एंड रन। कंपाइल हो गया तो आप यहाँ पर अपना नेम इनपुट कर रहे हैं ASDF DHT हेलो ASDF DHT, देयर आर 8 कैरेक्टर्स इन योर नेम। काउंट सही कर रहा है, रिजल्ट आपका सही आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हमने लेंथ के लिए क्रिएट किया था, उस वेरिएबल को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर वेरिएबल रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास वाइल का जो ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ऑफ वाइल। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज्यादा जब स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाने होते हैं किसी लूप में, किसी कंडीशन में, कहीं पर भी इफ के साथ हो या वाइल के साथ हो या एल्स के साथ हो, जहाँ पर भी आपकी एक से ज्यादा स्टेटमेंट है वहां पर हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस। तो यहाँ पर हमने पहले दो स्टेटमेंट थे, आई प्लस प्लस लेंथ इक्वल्स टू आई, तो हमें यहाँ पर ब्रेस की जरूरत। अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक स्टेटमेंट आई प्लस प्लस। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इसकी बॉडी इनको ब्रेसेस को भी हटा दें, बिकॉज देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट। और इसको भी हटा दी क्योंकि इसे हमने यूज ही नहीं करना है। आप इस तरह से भी वाइल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। वाइल में क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, अब आपको कंपाउंड में और सिंपल स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं। इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट, तो आपसे चाहे सिंपल स्टेटमेंट कह ली चाहे कंपाउंड स्टेटमेंट कह ली, इसलिए हम इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं आई प्लस प्लस। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट कर लिए, बल्कि इसे सेव करके मैं रन करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। 8 कैरेक्टर से नहीं, सही आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ में यहाँ पर हमने नेम की लेंथ कैलकुलेट की। आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, उसमें नेम नहीं लिखा होगा, आपका लिखा होगा एड्रेस में, एड्रेस लेंथ कैलकुलेट करिए कितने आपके एड्रेस में जो है वो कैरेक्टर्स हैं, वो भी ये चीज़ आप काउंट कर सकते हैं। ये आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी वॉबल्स आर देयर इन दी नेम, आपके नाम में कितने वॉबल्स हैं, या आपके नाम में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, या आपके नाम में कितने स्पेसेस हैं। इज दैट क्लियर? आपको क्या काउंट करना है? अभी आपने सारे कैरेक्टर्स काउंट किए, आपके नाम में जो भी कैरेक्टर्स थे, ऑल द कैरेक्टर्स हैव बीन कैलकुलेटेड। बल्कि एक बार मैं आपको रन करके और दिखाऊं कि आप इसमें कौन से कैरेक्टर दे रहे हैं, ये भी मैं नहीं करता। आप अपना नाम डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर अपने स्पेस लेके कुछ ये भी डाल दिए, स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं वो भी डाल दें, ये आपने में डाल दिए। बल्कि कुछ लेंथ कम कर लें, हमारे पास स्ट्रिंग है सिर्फ 20 कैरेक्टर की। तरह चाह रहा हूँ आपको कि आप इसमें चाहे कैरेक्टर डाल दें, चाहे डिजिट्स डाल दें, चाहे स्पेशल कैरेक्टर डाल दें, कॉमा डाल दें, डैश डाल दें, कॉमा डाल दिया आपने यहाँ पर। अब आप अगर इसे स्कैन करवाते हैं तो जो भी कुछ आपने दिया था इसने काउंट करके बता दिया देयर आर 17 कैरेक्टर्स। सो इट मींस ऑल द कैरेक्टर्स हैव बीन काउंटेड। आपके नाम में सारे कैरेक्टर्स को काउंट किया गया, चाहे आपने इसमें डिजिट्स दिए हैं, या आपने स्पेशल कैरेक्टर्स दिए, या आपने इसमें अल्फाबेट्स दिए। ऑल द कैरेक्टर्स हैव बीन काउंटेड। कभी आपको ये भी हो सकता है कि आपको इसमें सिर्फ जो है वो अपने अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स काउंट करने, कितने अल्फाबेट्स आपके नाम में आ रहे हैं, ठीक है, या आपके नाम में कितने स्पेसेस आ रहे हैं, आपको ये बात बतानी, या आपके नाम में कितने जो है वो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है वो आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो आप वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो चेक कर सकते हैं। या बल्कि आप ये काम करिए, आपने ये ले लिया, अब इसमें आपको अपने नाम में मालूम है कोई कौन से कैरेक्टर्स कितने बार आए, आप उसमें से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ये तो टोटल लेंथ हुई उसकी। आपसे कहा जाए कि आपको अपने नाम में से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो आप यूजर से क्या पूछेंगे? printf enter a कैरेक्टर, ठीक है। आपने कैरेक्टर जो है वो इनपुट करवा लिया, उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए रहेगा। वेरिएबल आप यहाँ पर ले लिए, सपोज वेरिएबल इज ch ले लिए, बल्कि ch, ठीक है। आपने वेरिएबल ले लिया ch, स्कैन करवा लिए इसे, स्कैनर %c कैरेक्टर के लिए %c एंड मतलब एम्परसेंड और ch, ये आपका वेरिएबल हो गया। स्कैन कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसे काउंट करना है कि कितने बार आया है। एक वेरिएबल n और ले लिए, कितनी बार आपका आया है, कॉमा nc कह दिए, इसे नंबर ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे आपने इनिशियली 0 पे इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है, nc 0। अब आपको क्या करना है? पूरी स्ट्रिंग के अंदर इसे सर्च करवाना है।
हम दोबारा से, आप चाहे वाइल लूप यूज करना चाहें तो वाइल कर सकते हैं। अगर आप वाइल लूप यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, आई को वापस से 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। वाइल str I नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि आपका str I जो है नल कैरेक्टर नहीं हो जाता है। आप अभी कंपाउंड स्टेटमेंट तो लगा ही नहीं, हो सकता आपको यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट की जरूरत पड़े। अब आपको क्या करना है, इफ ch इक्वल्स टू str, अगर आपका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर ith कैरेक्टर के बराबर है तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ अकरेंसेस काउंट करने हैं। सो यू कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ NC, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की काउंट को आप इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, यू कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स, अभी हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। आप जो है सारे कैरेक्टर्स को भी चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा कैरेक्टर कितने बार आया है, या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ अकरेंसेस, आप कोई भी कैरेक्टर बता रहे हैं उसमें कैरेक्टर को काउंट कर लेंगे। NC को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, जैसे ही मैच करेगा वहां पर काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्या करना है आपको इसमें, और I++ अनकंडीशनली करवाना है। सो I++ इज नॉट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं इफ के बाद हमने NC को इंक्रीमेंट किया, बट देयर इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट, हम सिर्फ NC को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर आपका कैरेक्टर हो पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग से मैच कर जाता है, देन यू विल काउंट द यू विल इंक्रीमेंट द नंबर ऑफ काउंट। तो काउंट है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, उस काउंट आप जो है वो इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अदरवाइज आप सिर्फ I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। I की वैल्यू तो एक्चुअली हर हाल में आप इंक्रीज कर ही रहे हैं, चाहे कैरेक्टर मैच हो या ना हो। ठीक है, इसलिए I++ इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। और अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर कंपाउंड चाहें कि नहीं आपको यूज करना है तो इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, आप अगर चाहें यूज करना है यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्लियरली दिखाई दे रहा है कि I++ इज नॉट पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। एल्स भी नहीं लगा हुआ, इसलिए एल्स का पार्ट नहीं, सिर्फ इफ स्टेटमेंट यानी कि सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अगर कैरेक्टर मैच होगा तो उसका काउंट आप इंक्रीज कर देंगे, वरना नहीं इंक्रीज करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसे प्रिंट भी करवाना है। कैरेक्टर बल्कि ये लिख दूँ, %C is %D times in the string %S। आप इसमें बता रहे हैं कि ये कैरेक्टर कितने बार आया है इस स्ट्रिंग। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट। %C की जगह कौन सा आ जाएगा, आपका CH कैरेक्टर आ जाएगा, कितने बार आया उसकी जगह NC आ जाएगा, किस स्ट्रिंग में आ जाएगा उसकी जगह STR आ जाएगा। ठीक है, क्या आपकी आउटपुट मैसेज होगा। सेव करिए, कंपाइल करिए, कंपाइल एंड रन, एंटर योर नेम। अब देखिए मैं आपको ऐसा नाम दे रहा हूँ जिसमें रिपीटेशंस हैं। सपोज ये हमारे पास नाम है DSDDF DFF DGT, ये देयर आर 14 कैरेक्टर्स इन योर नेम। तो आपसे दोबारा पूछा जा रहा है, इसने बता दिया कि हाँ जो भी नाम है उसका नाम लेकर का कि आपके नाम में 14 कैरेक्टर्स हैं। आपसे पूछा है कि कोई कैरेक्टर इनपुट करवाना है आपको अपने नाम का। सपोज आई एम इनपुटिंग F भी कर सकते हैं, F भी एक से ज्यादा बार आया, D भी कई बार दिखाई दे रहा है, मैं D को इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर चेक करना चाह रहे हैं, हम D को चेक करना चाह रहे हैं, D कितने बार आया। The character D is 6 times in the string AS DDD DF DFF DGT। पहले नाम में जो है 4 बार D आया और दूसरे नाम में 2 बार D आया। So there are 6 number of times D has occurred in the name। Is that clear? आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इतने बार आया। तो आप इसी प्रोग्राम को अपने उसमें प्रैक्टिस के लिए बनाइए आप लोग अभी अपने अपने सिस्टम्स पर। और एक प्रोग्राम और नोट कर ली,
जैसे आपने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को काउंट किया, इसी तरह आप अपने नेम के अंदर नंबर ऑफ वॉबल्स को काउंट कर सकते हैं कि आपके नेम में या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने वॉबल्स आए, ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स आपके उसमें कॉन्सोनेंट्स हैं या कितने उसमें स्पेसेस आए। इन चीज़ों को आप जो है काउंट कर सकते हैं। या बल्कि देखिए अभी इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, स्पेसेस को भी काउंट करवा सकते हैं, कितने स्पेस आपने जो है उसमें दिए हैं स्पेस, लेकिन शायद %C से स्कैन नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो करें। ये आपका नाम है, स्पेस दिए 1 2 3 4 स्पेस। देखिए स्पेस स्कैन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। स्पेस हम दे रहे हैं, ये स्पेस दिया और एंटर की प्रेस कर दी। द कैरेक्टर स्पेस देखिए नॉन प्रिंटेबल, तो यहाँ पर दिखा रहा है स्पेस द कैरेक्टर। यहाँ पर अगर आप देखें माउस आपको नजर आ रहा, माउस पॉइंटर, यहाँ पर कोई चीज़ बनी हुई नहीं, द कैरेक्टर। उसके बाद ब्लैंक इज 4 टाइम्स इन दी स्ट्रिंग बता दिए, तो सही दिखा रहा है कि आपका स्पेस जो है यहाँ पर 4 बार आया, तो 4 ही बार आया है। ठीक है, आप ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने बार आया है। आप ये इसमें बता सकते हैं अगर 4 स्पेसेस हैं टोटल, आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में आपने अभी इसी प्रोग्राम में लेंथ भी निकाली हुई और नंबर ऑफ स्पेसेस भी काउंट किए हुए हैं, तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नॉन स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, तो आप इसमें नॉन स्पेस कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। आपसे कहता है इसमें वॉबल्स कितने बार आए हैं, तो आप इसमें एक अकाउंट ढूंढ ली। जैसे भी हमने इसमें एक कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट किया था उसका फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली थी, इस तरह से आप बजाय यूजर से पूछने के डायरेक्टली ए का काउंट चेक कर सकते हैं, ई का काउंट चेक कर सकते हैं, AIOU। ठीक है, पांचों आपके पास जो वॉबल्स है सबके काउंट जो है चेक कर सकते हैं, और जितने आ जाए सबको ऐड कर दे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स इन दी स्ट्रिंग। आपके पास टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स कितने स्ट्रिंग में हो गए, तो आपको अगर नंबर ऑफ वॉबल्स मालूम हो जाते हैं तो आप नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे तो आपको चेक लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे तो आप टोटल लेंथ में से नंबर ऑफ वॉबल्स को माइनस कर दिए तो आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। स्पेसेस को भी माइनस करना पड़ेगा, तो आप स्पेसेस काउंट कर लिए कितने स्पेस आए और कितने इसमें आए हैं आपके पास वॉबल्स आए। सो जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स बचेंगे वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो आपका आज का यही प्रोग्राम है लैब में। आज आप ये बनाइए, इतना तो मैंने बता दिया, जो मैंने बता दिया वो तो आप बनाइए, साथ में काउंट करिए, लिखिए इसमें प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, आप लोग नोट कर लिए, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है उसमें आपको नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो है वो बताने हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स उसमें हैं। कैसे बताएंगे, टोटल आप उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालिए, निकाल लिया आपने स्ट्रिंग की लेंथ, उसमें टोटल नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस निकाल लिए या स्पेसेस कैलकुलेट कर लिए, वो भी कैलकुलेट कर लिया आपने। उसके बाद उसमें आप जो है नंबर ऑफ वॉबल्स काउंट कर लिए, वो भी कर लिए। उसके बाद आप कॉन्सोनेंट कैलकुलेट कर लिए, कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से आप नंबर ऑफ वॉबल्स एंड नंबर ऑफ स्पेसेस माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं वो आपके नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन स्ट्रिंग कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप आज के लिए यही काम करें, और अभी आप क्लास में अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मेंशन कर दें। इनपुट योर रोल नंबर, ठीक है। और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिए। क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। क्या क्वेश्चन रिपीट कर दें सर? आवाज थोड़ा तेज बोलिए। आज के जो क्वेश्चन दिए हैं आपने वो रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दिया, मैं देख के थोड़ा ना बोल रहा हूँ। मैंने अभी वैसे ये बोला है कि आपको राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आपको मालूम करने हैं, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, आपका नाम भी हो सकता है। कॉन्सोनेंट्स कैसे मालूम करेंगे, आप जो है उसमें स्पेसेस काउंट कर लिए और वॉबल्स काउंट कर लिए, उन दोनों को माइनस कर दिए टोटल स्ट्रिंग लेंथ में से, तो आपके पास जो बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे।
नेम में तो और कोई कैरेक्टर आते नहीं, आपके पास न्यूमेरिक कैरेक्टर होते नहीं, इसलिए हम और किसी कैरेक्टर को काउंट नहीं कर रहे हैं। आप ये कंसिडर करके चलें यू हैव एंटर्ड अ वैलिड नेम। अगर आपने एक वैलिड नेम या वैलिड स्ट्रिंग इनपुट किए तो उसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ वॉबल्स काउंट कर रहे हैं। इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, देयर आर नो अदर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स एक्सेप्ट स्पेसेस। आपके पास स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, उनमें यानी कि कॉन्सोनेंट में वॉबल्स होंगे और स्पेसेस हो सकते हैं। नो अदर कैरेक्टर इज बीइंग कंसीडर्ड हियर। और किसी को पूछना है? ओके ठीक है, तो मैं उस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप लोग हैं जो मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया, आप इस प्रोग्राम को बनाइए और उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के लिए पिछले प्रोग्राम आप लोगों ने सबमिट किया था नहीं किया था? नहीं किया तो पिछले वाला भी मैं आपको ऐसे असाइनमेंट दे दूंगा, वो भी सबमिट कर दिए और इसे भी सबमिट कर दिए, इसके लिए असाइनमेंट बना दूंगा, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर। आप लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी सभी लोग।